कि जो बड़े शहर हैं वो तो हैं, पर जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, उनका विस्तार नहीं है, किलोमीटर भर में ख़त्म हो जाते हैं। 15 महीने किसी भी सरकार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? आपको कब पता चला कि सिंधिया जी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, सरकार से अलग होने जा रहे हैं, विधायक मंत्री जा रहे हैं? आपको पहली सूचना कब मिली, क्या मिली? कहीं ना कहीं सिंधिया जी और उनके जो विधायक और मंत्री हैं उनको लालच था। अब वो लालच पैसों का था या फिर और कोई और उनका स्वार्थ था, मुझे पता नहीं। जिस तरीके से वो बयान वायरल हुआ कपड़े फाड़ने वाला, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? वो तो एक व्यंग है जिसका उपयोग कमलनाथ जी ने किया था कि अगर मेरे कपड़े फटेंगे कमलनाथ जी के लिए, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और चर्चा बहुत रहती है एक और राइवलरी की, आपकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच। मेरे अनुसार कभी भी कोई दो व्यक्तियों की राइवलरी का कोई महत्व नहीं होता राजनीति में। क्या आप अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो कि मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर चुनाव लड़ रही है, आप उसको लगातार बी टीम कहते हैं बीजेपी का? डायरेक्टली बीजेपी को फायदा मिला है आप के मैदान में आने से। तो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या लगता है, राजनीति करना कि जो एमएनसी में आप जॉब कर रहे थे वो? एक बहुत ही एक कठिन फील्ड है। पिता ये प्रचार करने नहीं आए अभी तक आपका? उन्होंने कहा था 2013 में कि मैं तो पहली बार और आखिरी बार इसके लिए वोट मांग रहा हूँ। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ, आप TV9 डिजिटल देख रहे हैं। हम इस वक्त मध्य प्रदेश की राघवगढ़ विधानसभा में हैं और हमारे साथ यहाँ से विधायक और इस बार फिर से कांग्रेस से प्रत्याशी और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह हैं। जयवर्धन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। 5 साल बाद मुलाकात हो रही है। 5 साल पहले मुलाकात हुई थी, तब भी आप चुनाव लड़ रहे थे। उस समय आप हमारा गांव है बंजारा समाज का टंग परोरिया, याद है आपको? वहाँ पे हमने दौरे के समय आपने बैठ के जी अपनी चर्चा हुई थी। बिल्कुल, भीड़ के बीच में चर्चा हुई थी। उसके बाद चुनाव जीते आप जी, सरकार बनी आपकी जी, मंत्री बने। कैसा रहा अनुभव, क्या सीखा मंत्री रहने के दौरान? वो तो मैं तो बहुत बहुत आभारी रहूँगा कांग्रेस पार्टी का कि उस समय मुझे मौका दिया था लीडरशिप ने, और हमें सिर्फ 15 महीने मिले थे, लेकिन मेरे अनुसार जो भी हम सब मंत्री बने थे उस समय, एक परिपक्व और अनुभवी नेता कमलनाथ जी के साथ काम करने का हमको सौभाग्य मिला था। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और मैं तो आज भी मानता हूँ अगर कमलनाथ जी को पूरे 5 साल मिल जाते तो आज जो स्थिति प्रदेश की है कुछ और ही होती। उन्होंने इतने अच्छी प्लानिंग की थी रोजगार के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए। अनेकों कंपनीज आ चुकी थी और अनेकों कंपनीज आने वाली थी, लेकिन जैसे ही ये सब लेन देन और सौदा हुआ भाजपा और सिंधिया जी के बीच में, उसके बाद से अभी तक आप देख रहे हैं क्या स्थिति मध्य प्रदेश में हो गई है। लगातार वही जो पुरानी आदतें भाजपा की है, जैसे जो उन्होंने पहले व्यापक घोटाला किया था, इस बार उन्होंने युवाओं को पटवारी भर्ती घोटाला दिया है, जिसके कारण आज पूरा युवा आक्रोशित है, परेशान है। हर तरीके से इन लोगों ने सिर्फ पिछले 3 साल में खुद मालामाल हुए हैं, लेकिन जनता को तो एक प्रकार से शोषित किया है, परेशान किया है। और कोई भी आप आंकड़ा देख लीजिए, चाहे हो कोई विषय किसान के संबंधित में हो, चाहे माता बहनों के संबंधित हो, हर प्रकार से आज मध्य प्रदेश पिछड़ा है इनके कार्यकाल में। आप नगर विकास मंत्री थे और जब पिछली बार मैं आया था मध्य प्रदेश तो मेरी एक बड़ी शिकायत थी और लोगों से भी मैंने सुना कि जो बड़े शहर हैं वो तो हैं, पर जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, उनका विस्तार नहीं है, किलोमीटर भर में ख़त्म हो जाते हैं। तो नगर विकास मंत्री के तौर पर ऐसा कुछ इनिशिएटिव आपने लिया था क्या? कुछ शुरुआत ऐसी की थी जो अधूरी रह गई? अनेक हमने तो अगर हम थोड़ा शुरू करें बड़े शहरों के साथ में, तो हमने सबसे पहले भोपाल इंदौर में मेट्रो का MOU साइन किया। 15 साल मुझे याद है जब सरकार भाजपा की थी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर साहब हर विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते थे कि मेट्रो क्यों नहीं हो पा रहा चालू, लेकिन हमने तो 15 महीने में उसकी MOU साइन कर ली, काम उसका चालू किया। और अगर आज कमलनाथ जी होते CM के पद पे तो आज दिन तक मेट्रो चालू भी हो जाता। ये लोग इसको चालू नहीं कर पाए हैं, वो सिर्फ एक ट्रायल रन दिखा दी, लेकिन हमारा तो लक्ष्य था कि 2023 अक्टूबर तक उसको हम पूर्ण रूप से चालू कर देते, जिससे कि जो नागरिक हैं भोपाल इंदौर के उनको लाभ मिलता। इसके साथ साथ जो छोटे शहरों के लिए हमने 2-3 विशेष बिंदुओं पर ध्यान दिया था। सबसे पहले हमने विचार किया था कि धूल मुक्त शहर करने के लिए। अगर हम देखें छोटे शहरों में ऐसा होता है कि रोड तो बन गई, लेकिन रोड से लेके घर तक पूरा उसमें डस्ट रहता है,
काफ़ी उसमें परेशानियां लोगों को आती है। तो ये हमारी एक प्लानिंग थी कि घर और रोड के बीच में सीसी के माध्यम से, फुटपाथ के माध्यम से, पेवर ब्लॉक के माध्यम से पूरे शहर को हम धूल मुक्त करें। उसके हमने विशेष उसमें आदेश दिए थे सभी शहरों को, क्योंकि आखिर नगरीय विकास मंत्रालय ऐसा होता है कि अगर 400 शहर हैं मध्य प्रदेश में, तो हर शहर की अलग सरकार होती है जी। वही नगर पालिका अध्यक्ष होता है, सीएमओ होता है, वही स्वतंत्र होते हैं उनको किस काम में ध्यान देना है, किस काम पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ और भी प्लानिंग थी, विशेषकर जो भी मल जो निकलता है खुली नालियों में, उसकी ट्रीटमेंट के लिए। आज तो आप सबसे कह रहे बड़ी हैं कि तमाम काम अधूरे रह गए। नहीं, क्योंकि 15 महीने किसी भी सरकार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जनता ने तो हमको 5 साल का मौका दिया था। किसके लिए जिम्मेदार, मतलब आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? आपको कब पता चला कि सिंधिया जी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, सरकार से अलग होने जा रहे हैं, विधायक मंत्री जा रहे हैं? आपको पहली सूचना कब मिली, क्या मिली? वो तो जब शायद 10 तारीख की बात है, या फिर उसके 1-2 दिन पहले जैसी खबर मिली कि सिंधिया जी और उनके विधायक लापता हैं और कहीं मिल नहीं पा रहे हैं। मतलब जैसा जो आपने मुझे प्रश्न पूछा, जो भी कुछ हुआ 2020 मार्च में, वो इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधिया जी और उनके जो विधायक और मंत्री हैं, उनको लालच था। अब वो लालच पैसों का था या फिर और कोई और उनका स्वार्थ था, मुझे पता नहीं। लेकिन एक सरकार गिराना, पुनः जनता से वोटिंग कराना बीच कार्यकाल में, मेरे अनुसार ये अपमान था लोकतंत्र का। और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जब मतदान होगा, जनता अच्छा सबक सिखाएगी भाजपा के नेताओं को। ये तो एक राइवलरी की बात हो गई कि सिंधिया जी अलग चले गए। एक और राइवलरी बड़ा हाल में चर्चा में रही आपके पिताजी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच, और जिस तरीके से वो बयान वायरल हुआ कपड़े फाड़ने वाला, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? उनके तो कोई राइवलरी नहीं है, वो तो बहुत पुराने मित्र हैं। उनका संबंध 50 साल से लोग अधिक कहते का हैं राजनीति मित्र नहीं होते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजनीति में रिलेशंस के बहुत मायने होते हैं, जी। और दोनों ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक जीवन 50 साल के लगभग का है, और उनका सबसे बड़ी दोनों की विशेषता यही है कि जिसके साथ वो खड़े हो जाते हैं फिर ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कोई कुछ अभी कह दिया फिर पलट गए और फिर दूसरी पार्टी में चले गए। वो सब आजकल जनता चित्र नहीं, चरित्र देखती है। और कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का चरित्र ऐसा है कि उन पर जनता भी, कार्यकर्ता भी और नेता भी भरोसा कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में जिसके साथ उन्हें शुरुआत की, आज भी उनके साथ वो खड़े हैं। तो और ये तो क्या है, लोग स्पेकुलेट करते हैं कि उनकी राइवलरी है। कपड़े फाड़ने वाला बयान आया, वो उसके तो- बाद फिर आपकी फोटो भी वायरल हो गई जिसमें तो- आपके कपड़े फटे दिख रहे थे। वो तो एक व्यंग है जिसका जी। जो कमलनाथ जी ने किया था। जहाँ तक सवाल उस फोटो का है, 2020-21 में शायद, मुझे एग्जैक्ट समय याद नहीं आ रहा है, यूथ कांग्रेस का एक आंदोलन था युवाओं के हित में। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी भी मौजूद थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी भी उसमें मौजूद थे। और उस समय जब हम सीएमओ से घेराव करने जा रहे थे, तो उसमें लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन से उसमें पुलिस का उसको उपयोग किया गया था, और उसमें खींचतानी में और लट पड़ने में मेरा कुर्ता फट गया था। और फोटो वायरल कर दिया गया जी कि देखो कपड़े फाड़े जा रहे हैं। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखो क्या है कि अगर हम संघर्ष करेंगे और काम पार्टी के लिए करेंगे, मैंने तो ये कहा भी है कि अगर मेरे कपड़े फटेंगे कमलनाथ जी के लिए, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक और हजारों बार चर्चा- फट जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक और चर्चा बहुत रहती है, एक और राइवलरी की, आपकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच, और जो एक पुराने समय से चला आ रहा है राजा महाराजा वाला टसल, जो लोग जनता बड़ा चटकारे लेके बात करती है बाहर, उस बारे में क्या कहेंगे? क्या आपकी बात होती है अब भी सिंधिया जी से? आखिरी बार कब बात हुई थी? लोकतंत्र में तो कोई राजा महाराजा होते नहीं है। एक आध बार भी बीच में शायद एयरपोर्ट पे कहीं उनसे बस
पास से इनकी मुलाकात हो गई थी, लेकिन उनने स्वयं का रास्ता चुना है। क्या बात हुई थी उसमें? वो तो बस नमस्कार किया था और कोई ऐसी बात उसमें नहीं थी। लेकिन ज़रूर जब वो कांग्रेस में थे लगातार मैं उनसे संपर्क में रहता था। वो हमारे सीनियर रहे, 2 बार के केंद्रीय मंत्री हैं, तो स्वाभाविक है मैं उनसे ज़रूर लगातार मिलता भी रहता था। उनसे बातचीत लगातार मेरी रहती थी और अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसी उसमें जो निजी संबंध है वो कभी ख़राब नहीं रहे हैं। लेकिन वो तो क्या है, मीडिया स्पेकुलेट करता है कि ऐसी राइवलरी है, ये है, वो है। अब तो राइवलरी है, राजनीतिक राइवलरी, क्योंकि अब आप कहा जा रहा है कि जयवर्धन जी ने पूरी कमान संभाल ली है पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, और अन्य जगहों भी प्रचार कर रहे हैं, अपना चुनाव भी लड़ रहे हैं, और क्योंकि ये गढ़ माना जाता है सिंधिया जी का लंबे समय से, तो सभी जगह चुनौती दे रहे हैं जाके, और कुछ लोगों को उनके खेमे से वापस भी ले आए हैं। मेरे अनुसार कभी भी कोई 2 व्यक्तियों की राइवलरी का कोई महत्व नहीं होता राजनीति में। बात विचारधारा की होती है, लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा की है। इसमें ग्वालियर चंबल में भी कांग्रेस के पास अनेक बड़े नेता हैं। मैं तो पहले से कहते आ रहा हूँ कि ग्वालियर चंबल संभाग के हर जिले में कांग्रेस के पास ऐसे नेता हैं जिनका बड़ा प्रभाव है, सामाजिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी। तो सिर्फ जयवर्धन सिंह ही सब कुछ है, बिल्कुल ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। अनेक हमारे पास बड़े नेता हैं, हर जिले में हैं। चाहे ग्वालियर की बात करो, भिंड में हमारे नेता प्रतिपक्षी भी हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी। हमारे पास मुरैना में अनेक हमारे मजबूत नेता हैं जो आज चुनाव में भी खड़े हैं और अच्छा परिणाम वहाँ पर मिलेगा हमको। दतिया में भी हैं, अशोकनगर में भी हैं, शिवपुरी में भी हैं। हर ज़िले में हमारे पास ऐसे नेता हैं जिनको मेरी आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही मजबूत हैं। जी, एक बयान मैंने आपका अक्सर सुना है कि आप अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो कि मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर चुनाव लड़ रही है, आप उसको लगातार बी टीम कहते हैं बीजेपी का। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन की बात हो रही है 2024 लोकसभा के लिहाज से, वो उन बैठकों में भी जाते हैं और आप उनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। कई उदाहरण पहले सामने आए थे जहां डायरेक्टली बीजेपी को फ़ायदा मिला है आपके मैदान में आने से। कुछ चीज़ें जो उनके नेताओं ने कही हैं, कुछ जो जिस प्रकार शुरुआत आपकी हुई, अब जो पूरी मूवमेंट थी अन्ना हज़ारे जी की, केजरीवाल जी की, वो अब जो लोकपाल बिल की बात हुई थी, अब कहाँ गायब हो गई? आखिर जन्म कैसे हुआ आपका? उसी मूवमेंट के थ्रू हुआ, और अब वो मूवमेंट की बात ही कहाँ हो रही है? भ्रष्टाचार आज भी चरण पर है, इनफैक्ट ज़्यादा है पहले से। पहले तो सिर्फ गलत आरोप लगाए गए थे यूपीए पर, जबकि यूपीए पर जो आरोप लगाए गए थे कहीं भी वो सिद्ध नहीं पाए गए। लेकिन जो खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही है मोदी जी के माध्यम से, अमित शाह जी के माध्यम से, इसके बारे में तो कभी अन्ना जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि जिस पार्टी का जन्म ही ऐसे हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने इनडायरेक्ट सपोर्ट भाजपा को किया था, तो ये मतलब हमेशा एक विषय रहेगा कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या है और क्यों, इनका क्या इरादा है आगे के लिए। आम आदमी पार्टी से भी झगड़ा चल रहा है मध्य प्रदेश में, अखिलेश यादव से भी झगड़ा चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो इंडिया गठबंधन कैसे तैयार होगा, कैसे बनेगा? अखिलेश जी के साथ तो ऐसा कोई उसमें झगड़ा नहीं है, बस थोड़े बहुत वो सीट शेयरिंग के मामले में है। अब जहाँ पे एक ही विधायक सपा का है, जबकि कांग्रेस के पास तो पूरा अगर आप देखें तो ज़्यादातर मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम जहाँ पर है। और क्योंकि गठबंधन की अभी चर्चा है ज़ोरों से, तो उसमें इंडिया अलायंस के माध्यम से हमें उम्मीद थी कि चाहे सपा हो चाहे आप हो, सबको समर्थन करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि अगर सभी साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगी तो ही नुकसान बीजेपी को आप कह रहे हैं कि इन लोगों को साथ देना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है। अब जिस सपा की एक ही सीट है, आपकी एक भी सीट नहीं है, तो फिर क्या आवश्यकता थी
प्रत्याशी खड़े करने की, क्योंकि ऐसे तो वोट बटेंगे हमारे जी। जबकि अगर वो सब सपोर्ट करते कांग्रेस को तो उससे इंडिया अलायंस को लाभ मिलता। थोड़ा पॉलिटिक्स से हटते हैं, बड़ी देर से बतिया रहे हैं, सुबह से आप पॉलिटिक्स और लोगों से मिलजुल रहे हैं। इससे पहले आप मुंबई में थे, राजनीति में आने से पहले वहाँ जॉब कर रहे थे, पढ़ाई की आपने विदेश से जाके, तो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या लगता है, राजनीति करना कि जो एमएनसी में आप जॉब कर रहे थे वो? चुनौतियाँ तो हर फील्ड में रहती हैं, ज़्यादा लेकिन राजनीति एक बहुत ही एक कठिन फील्ड है। और मैं इसीलिए कभी बार आश्चर्य करता हूँ जब लोग कहते हैं कि इसमें वंशवाद है, ये लोग क्यों आ रहे हैं राजनीति। ये एक सेवा है, और अगर आप जनता की सेवा करोगे तो ही वो आपको चुनेंगे, और अगर आप सेवा नहीं करोगे और अगर आप घमंड और अहंकार में आ जाओगे तो जनता आपको नकारेगी। तो आज जो हमारे दर्शक, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमें राजनीति को देखना चाहिए जनसेवा के माध्यम से, कि क्या हमारे नेता जनसेवा कर रहे हैं, क्या हम ग्राउंड पे काम कर पा रहे हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर 5 साल हमको वापस परीक्षा देनी पड़ती है, हमको वापस जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ता है। और अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो या नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, लेकिन अगर वो जनता के बीच जा रहा है, उसका इरादा सही है, तो उसमें क्या बुराई है। बिल्कुल। हम अक्सर देखते हैं कि आपसे कोई पत्रकार आए, ये पूछता है परिवारवाद के बारे में जी कि और नरेंद्र मोदी आए वही परिवारवाद पे बोल गए। जी। तो आप दोनों ही पार्टियों में दिखता है हमको परिवारवाद, अगर जो जिस परिवारवाद की बात होती है तो दोनों लोग दोनों पार्टी मिलकर तय क्यों नहीं कर लेती एक बार कि भाई हम दोनों एक दूसरे को इस बात पर टारगेट नहीं करेंगे। हमने कल ही देखा कर्नाटका में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे प्रदेश अध्यक्ष बने, तो क्या कहना है आपका इस पर? ये सिर्फ विषय इसलिए उठता है क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी को खतरा दिख रहा है राहुल गांधी जी में। राहुल गांधी जी देश के भविष्य हैं। जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में संघर्ष किया, जिस प्रकार से जो उनका नारा था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जो हर घर तक पहुंचा है, उस पूरी बात से आज भाजपा चिंतित है और इसलिए वो दिखाना चाहती है कि बात करती है परिवारवाद के बारे में। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर इंदिरा जी का पोता, अगर राजीव जी का पुत्र अगर आज जनता के बीच जा रहा है, जिस राहुल गांधी जी ने खुद के पिता को, दादी को आतंकी हमलों में खोया है, तो अगर वही व्यक्ति आज देश के लिए काम करना चाह रहा है, देश के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसमें क्या बुराई है। आखिर जनता ने राहुल जी को देखा भी है, उनकी नीयत साफ है, उनकी सोच साफ है, इरादा साफ है, निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। तो अगर ऐसे युवा और ऐसे नेता अगर सामने आ रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच घूम रहे हैं, तो हमारा तो सौभाग्य है कि हमको ऐसे नेता मिले हैं राहुल गांधी। आखिरी सवाल आपसे है, क्षेत्र की जनता के लिए अगर विधायक बनते हैं और मान लीजिए सरकार आती है, आपके मंत्री बनते हैं, तो क्या करेंगे? क्योंकि इस बार लोगों की बड़ी शिकायत थी, कम समय था पर कुछ खास आप कर नहीं पाए क्षेत्र के लिए मंत्री होते हुए। नहीं, अनेक काम किया। अभी यहाँ पे बगल में ही हम जहाँ खड़े हैं, हमने 120 करोड़ का हमने वाटर फिल्टर प्लांट तैयार किया है और शायद पूरे ग्वालियर चंबल में सबसे आधुनिक प्लांट है वाटर ट्रीटमेंट का, जिसके माध्यम से बिल्कुल स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हर घर को मिल रही है। 24 घंटे मिलेगी जब भी काम पूरा हो जाएगा। हमने यहाँ पे स्टेडियम के निर्माण कराए हैं। लगभग हमने अकेले स्टेट हाईवे में 250 करोड़ रुपए का हमने प्रोजेक्ट्स के टेंडर कराए थे, काम पूरा हो चुका है, जिसके माध्यम से यातायात व्यवस्था भी और बेहतर हुई है। तो ये सब काम सिर्फ 15 महीने में हमने कराए। 3 बड़े काम जो करेंगे अगर विधायक बनते हैं। इसमें सबसे बड़े हमारे जो प्रोजेक्ट्स अब आगे के लिए हैं वो कुछ विशेषकर डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि आज अगर हम देखें तो किसान के बारे में हमको सोचना चाहिए है, कैसे किसान को हम 2 से अधिक फसल दे सकते हैं एक साल में। तो उसके लिए कुछ हमने अच्छे प्रोजेक्ट चिन्हित किए हैं जब सरकार हमारी थी उस समय, जिसका DPR भी लगभग बन चुका है। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी तत्काल उसके टेंडर कराएगी, जिसके माध्यम से जो व्यवस्था सिंचाई की है और पेयजल की भी है वो और बेहतर सभी के लिए होगी।
उसके साथ साथ कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके माध्यम से युवाओं को एक अच्छा एक वो प्लेटफॉर्म मिले उनका हुनर दिखाने के लिए। और तीसरा ऑफकोर्स उद्योग के संबंध में, अगर आज भी आप देखें तो रावगढ़ में अनेक उद्योग हैं, NFL है, गेल है, अनेक और फैक्ट्रीज हैं, JP यूनिवर्सिटी है। तो हमारी ये सोच है कि इसको और आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज भी बहुत डिमांड युवाओं का है रोजगार के संबंध में। पिता ये प्रचार करने नहीं आए अभी तक आपका? वो उन्हें तो कहा था 2013 में, कहा था उन्होंने कहा था 2013 में कि मैं तो पहली बार और आखिरी बार इसके लिए वोट मांग रहा हूँ। इसके बाद वो काम करे तो सही और ना करे तो आप मत वोट करना। तो उसके बाद से कभी वो आए भी नहीं है प्रचार के लिए, ना वो आएंगे। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। राहुल तन के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग। V-Guard। चलिए, खूब शुभकामनाएं आपको इस चुनाव के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मुलाकात हुई, कुछ नई बातें होंगी और जो आप वादे कर रहे हैं वो पूरे करते नजर आएंगे, ऐसी में उम्मीद है। धन्यवाद जयवर्धन जी। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहे TV9 डिजिटल। शुक्रिया।